हेलो एवरीवन, शिक्षा दा एजुकेटिंग ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश के वन। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा वन होते क्या हैं। वन होते क्या हैं तो किसी भी भूभाग पर वह हिस्सा जो वृक्षों से ढका हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वन। क्या उसको बोलेंगे? तो वन बोलेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो है भारत के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। और वन प्रतिशत में पूछे है ना, यानी घनत्व में पूछे आपसे कि सबसे ज़्यादा घनत्व में या ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा वन घनत्व में पाए जाते हैं, तो वो है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। और सबसे ज़्यादा वन किस में पाए जाते हैं तो वो पाए जाएंगे मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और घनत्व में पूछे तो मिजोरम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वनों का जो है वर्गीकरण। ठीक है, अब देखना, वनों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने में? 4 भागों में बांटा गया है। और चारों के नाम देखना, पहला अपन पढ़ेंगे जलवायु के आधार पर, दूसरा अपन पढ़ेंगे प्रादेशिक आधार पर, तीसरा देखेंगे प्रजाति के आधार पर, और चौथा जो रहेगा वो रहेगा प्रशासनिक आधार पर। इसमें से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है, पहला अपन को देखना है जलवायु के आधार पर और फिर प्रशासनिक आधार पर। पहला अपन को क्या देखना है? ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है? जलवायु के आधार पर और प्रजाति के प्रशासनिक आधार पर। ठीक है, बाकी ये दोनों अपन पढ़ लेंगे, पर इनसे बहुत कम आते हैं क्वेश्चन, फिर भी अपन को पढ़ना तो पड़ेगा, तो अपन इन दोनों को भी पढ़ लेंगे। पर मेन अपन को क्या ध्यान रखना है कि कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है। जलवायु के आधार पर, प्रादेशिक आधार पर, प्रजाति के आधार पर और प्रशासनिक आधार पर। ठीक है, इन चारों की जो है नाम अपन को ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश ध्यान रखना है, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा वन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। मध्य प्रदेश में, या ऐसा बोल सकते हैं ना भारत में, है ना, तो भारत की जगह अपन क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश। किसकी क्या पढ़ रहे हैं अपन? मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में वनों को कितने आधार पर बांटा है? तो 4 में। कितने में? 4 में। जलवायु के आधार पर, प्रादेशिक आधार पर और प्रजाति के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर। ठीक है, अब पहला अपन स्टार्ट करते हैं जलवायु के आधार पर। ठीक है, जलवायु के आधार पर भी इसको कितने भागों में डिवाइड कर दिया है? जलवायु के आधार पर भी इसको कितने भागों में डिवाइड किया है? तो 3 में। पहला देखना, ये देखो कितने भागों में डिवाइड किया है, तो 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला जो आएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, फिर अर्धपर्णपाती वन, और फिर सीधे क्या? कटीले। क्या आ जाएगा? कटीले। यहाँ पे शुष्क नहीं रहेगा, यहाँ पे कटिबंधी जो है पर्णपाती वन आ जाएगा। ठीक है, शुष्क शायद थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया, तो ध्यान रखना कितने भागों में बांटा है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क, है ना, यहाँ पे आएगा शुष्क कटीले वृक्ष। ठीक है, उष्णकटिबंधी जो है ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। जो पर्णपाती, अच्छा पहले ये समझ लो पर्णपाती एक्चुअल में होता क्या है। तो वे वृक्ष जो साल में एक बार वर्षा के अभाव में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं, उसे क्या बोलेंगे? पर्णपाती वन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पर्णपाती। यानी ऐसे जो वृक्ष होते हैं ना, आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे वृक्ष होते हैं जो पानी के अभाव में क्या करते हैं? अपनी सारी पत्तियां क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं, है ना। और अर्धपर्णपाती का मतलब क्या होता है कि ऐसे वृक्ष जो अपनी आधी पत्तियां गिराए। कैसी गिराए? आधी पत्तियां। पूर्ण पर्णपाती का मतलब क्या होता है? सारी पत्तियां गिरा दो। अर्धपर्णपाती का मतलब क्या होता है? तो अर्धपर्णपाती का मतलब होता है कि आधी पत्तियां गिरा दे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। पर्णपाती क्या होता है? ऐसे वृक्ष जो साल में एक बार वर्षा के अभाव में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं, उसको हम पर्णपाती बोलते हैं। अर्धपर्णपाती क्या होता है? ऐसे वृक्ष जो साल में एक बार वर्षा के अभाव में अपनी आधी पत्तियां गिरा देते हैं, तो अर्धपर्णपाती कहते हैं। और ऐसे वृक्ष जो
इनमें तो शुष्क होते हैं, इनमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं है। कैसे होते हैं? कटीले वृक्ष होते हैं। कैसे होते हैं? कटीले वृक्ष होते हैं। ये जो हिस्से की बात कर रहा हूँ, ये अपन ने पठार पढ़े थे, तो मध्य भारत का पठार ले लो आप। कौन सा ले लो? मध्य भारत का पठार। वहाँ पे ऐसे ही वृक्ष मिलेंगे। ठीक है, आगे मैं बात करूँगा। आगे मैं बात करता हूँ फिर कि ये उष्णकटिबंधी जो है ये लगभग 89% हिस्से में पाए जाते हैं। कितने में? 89। प्रॉपर आपसे पूछा जाए तो 88.65%। पर ऐसा आप इतना भी नहीं पूछेगा आपसे, वो सीधा ऊपर ऊपर का पूछ लेगा, तो लगभग 89%। फिर आपसे उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के बारे में पूछेगा, तो ये जो है 8.97 है ना, 8 यानी 8.97%। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। उष्ण कटिबंधीय कटीले वृक्ष जो है 2.38% एरिया में फैला हुआ है। इन सबको जब आप जोड़ दोगे तो 100% हो जाएगा, यानी पूरे मध्य प्रदेश की बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जलवायु के आधार पर अपन ने कितने भागों में बांटा है? 3 में। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय कटीले वृक्ष या शुष्क वृक्ष। ठीक है, अब पहला देखते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, यहां तक क्लियर है पर्णपाती का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं वो ऐसे इलाके में पाए जाते हैं जहां 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में क्या हो? वर्षा हो। जहां 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हो, इसीलिए पानी का अभाव क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। पानी का अभाव क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। और पानी का अभाव ज़्यादा रहेगा तो वो अपनी क्या करेंगे? सारी की सारी पत्तियां गिरा देंगे। तो ध्यान रखना, जो पर्णपाती वन है वो ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां पे वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर मध्य के हो, है ना, 100 सेंटीमीटर के मध्य हो, यानी 50 से 100 सेंटीमीटर हो, 75 हो, 80 हो, 50 से 100 के बीच में होना चाहिए। तो वहां पे ये जो एरिया है कितने में फैला है? 88.65% में, प्रतिशत में। ठीक है, अब ये ऐसे कहाँ मिलेंगे? तो ज्यादातर जो मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे ज्यादातर मालवा के पठार में। कहाँ पे मिलेंगे? ज्यादातर मालवा के पठार में। देखो मालवा के पठार के कितने सारे जिले आ जाएंगे। सागर को छोड़ देते हैं, जबलपुर को छोड़ देते हैं, उज्जैन मालवा का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो ये खंडवा खरगोन तो नीचे उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हिस्सा आप लोगों को देखेगा ना, मालवा के पठार का जो ज़्यादा हिस्सा है वहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि यहीं पे क्या होता है 50 से एक औसत से कम वर्षा होती है। कितनी होती है? औसत से कम वर्षा। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी थी? तो 112 सेंटीमीटर थी। तो औसत से कम वर्षा कहाँ होती है? तो अधिकतर कहाँ होती है? तो मालवा के पठार में होती है। ये जो इलाके दिए हैं यहाँ पे भी हल्की वर्षा होती है, कम होती है। ठीक है, पर ज़्यादा मैं किसकी बात करूँगा? अगर आपसे पठार की पूछा जाए तो मालवा के पठार की, और जिलों की पूछा जाए तो सागर, जबलपुर, उज्जैन, खंडवा, खरगोन। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना कि जो ये आपका हो गया मालवा का पठार। ठीक है, इसके पास में नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र जा रहा है, और नीचे क्या आता है? सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला। कौन सा आता है? सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला। ये आपका नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, और ये हो गया मालवा का पठार। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन में क्या होगी? इस वाले पोर्शन में कैसे वृक्ष पाए जाएंगे? तो पर्णपाती, जो पानी के अभाव में क्या करते हैं? अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर आगे बात करता हूं उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, इसमें देखना, इसमें औसत से ज्यादा वर्षा होगी। कैसे होगी? औसत से ज्यादा वर्षा होगी, यानी आप देखोगे, या औसत से, ऐसा बोल सकते हैं, देखो औसत या औसत से ज्यादा, औसत या औसत से ज्यादा। तो ये वाला पूरा पोर्शन कौन सा आ जाता है? मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग आ जाता है। कौन सा भाग आ जाता है? मध्य प्रदेश का जो है पूर्वी भाग जो है इसमें आ जाता है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसमें क्या होती है? या तो एवरेज वर्षा होगी या एवरेज से ज्यादा होगी। ठीक है, एवरेज वर्षा 112 है तो देखना, या तो 112 से ज्यादा होगी या 112 तक तो हो ही जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे वृक्ष जो पानी, यहाँ पानी का अभाव फिर भी रहेगा, पानी के अभाव में, पर कम रहेगा। कम रहेगा इसीलिए तो वो आधी पत्तियां गिरा रहे हैं। तो पानी के अभाव में अपनी आधी पत्तियां गिरा देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? अर्धपर्णपाती वृक्ष बोलते हैं, या अर्धपर्णपाती वन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना औसत वर्षा जो यहाँ पे रहेगी 100 से 150 सेंटीमीटर तक होगी। 100 से 150 सेंटीमीटर होगी, इसलिए मैंने क्या बोला? औसत या औसत से ज्यादा वर्षा वाला स्थान रहेगा। औसत या औसत से ज्यादा वर्षा वाला स्थान रहेगा ये वाला मध्य प्रदेश का
पूर्वी भाग। कौन सा रहेगा? मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग रहेगा। ठीक है, ये जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश के 8 ये लगभग 9% में फैला है। सीधी बात में आप देखो, इतना डिटेल में भी मत जाओ, सीधे आप याद रखो लगभग 9% में, लगभग है ना, एक्चुअल नहीं पूछेगा, बहुत डिटेल में हो जाएगा। तो एक्चुअल में कितने में फैला है? वो लगभग 9% भूभाग में फैला है। अब ये देखो, जितने भी अपन जिले पढ़ेंगे ना, ये सारे जिले कहाँ पे आएंगे? मध्य प्रदेश के पूर्व में आएंगे। तो देखना, मंडला यहाँ आता है, मंडला, बालाघाट यहाँ आएगा, बालाघाट, उसके बाद यहाँ आएगा सीधी, शहडोल, डिंडोरी, यहाँ पे अनूपपुर आ जाएगा, और इसके आगे क्या आ जाएगा? उमरिया। तो ये सारे के सारे जिले अपन ने देख लिए। सारे के सारे जिले देखे कि नहीं देखे, है ना? सारे के सारे जिले कहाँ पे आते हैं? मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, ये सारे जिले मैंने बता दिए। और ये पूरा पोर्शन कौन सा है? देखो, ये पूरा पोर्शन जो है मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है। कौन सा पोर्शन है? देखो, मध्य प्रदेश का पूरा पूर्वी भाग है। ठीक है, अब यहाँ पे वृक्ष कैसे पाए जाएंगे? तो साल, बांस, महुआ, साल, बांस, महुआ, बीजा, हर्रा, ये जो वृक्ष हैं ये क्या करते हैं? अपनी आधी पत्तियां गिराते हैं। क्या करते हैं? ये अपनी आधी पत्तियां गिराते हैं। यहाँ पे अपन ने वृक्ष नहीं देखे थे, ये वाले कैसे आधी पत्तियां गिराते हैं। ठीक है, और पिछले में शायद अपन ने वृक्ष की बात नहीं करी थी, है ना, पर्णपाती में। तो पर्णपाती में सागौन वृक्ष कैसा रहेगा? सागौन, शीशम, नीम, पीपल। आप लोगों ने देखा होगा ये सबसे ज़्यादा अपने मध्य भारत में मिलते हैं। जो भी मध्य भारत के मालवा के पठार के जितने भी व्यक्ति होंगे वो सब देखेंगे, और नीम वगैरह तो हर जगह अधिकतर मिल जाता है। तो आप देख सकते हो कि गर्मी के दिनों में, या जो बोलते हैं ना बसंत ऋतु आई है, जो ठंड के जस्ट बाद स्टार्ट होती है गर्मी, वो समय तक सारे पेड़ क्या हो जाते हैं? गंजे हो जाते हैं। जैसे कि सागौन के वृक्ष भी हो जाते हैं, शीशम के हो जाते हैं, नीम हो जाता है, पीपल भी लगभग अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है, लगभग, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ होता है तो पूरी पत्तियां पूरी तरीके से तो नहीं होता, पर ये सारे पेड़ लगभग क्या करते हैं? अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। और ये जो पेड़ बात कर रहा हूँ, साल, बांस, महुआ, बीजा, हर्रा, इनका क्या रहता है? ये लगभग अपनी आधी पत्तियां गिरा देते हैं, लगभग आधी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसमें क्या रहेगा? औसत से कम वर्षा, है ना, औसत से कम। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें बहुत ही कम, मतलब आप देखो 75 सेंटीमीटर से कम। जो अपने फर्स्ट वाला पढ़ा था उसमें ये तो था कि 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, पर इसमें तो साफ बोल दिया गया है कि 75 सेंटीमीटर, 25 से 75 के बीच में होगी। मतलब बोल सकते हैं ना, बिल्कुल शून्य वर्षा लगभग। सबसे कम वर्षा वाला स्थान, तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान में क्या आ जाएगा? मैंने बोला था आपको, मध्य भारत का पठार लगभग टच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वर्षा होती है? तो 25 से 75 सेंटीमीटर, है ना। 75 तो फिर भी ज्यादा लिख दिया है, पर लगभग यहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर ही होती है, ज्यादा नहीं होती है। तो ये बहुत कम वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, और ये लगभग मध्य प्रदेश के 2.5% या 3% एरिया में फैला हुआ है। कितने में फैला है? 3% एरिया में फैला हुआ है। अब यहाँ पे देखना आप लोग, पूरा मध्य भारत के बाद की, मध्य भारत का जो पठार है पूरा इसी में आ जाएगा। शिवपुरी इसी में आता है, शिवपुरी उसी में आता है, भिंड आता है, मुरैना आता है, रतलाम, मंदसौर भी उसी में आता है, और हल्का सा आप देखोगे तो बुंदेलखंड का पोर्शन भी आ जाएगा। तो टीकमगढ़ और दतिया, है ना, खासकर टीकमगढ़ काय में आ जाता है? तो ये टीकमगढ़ आ जाएगा आपका बुंदेलखंड में। ठीक है, बुंदेलखंड में आ जाएगा। तो इसमें अपन क्या देखेंगे कि मध्य भारत का पठार प्लस आप देखोगे इसमें हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा बुंदेलखंड का पठार भी इसमें क्या है? मिला हुआ है। जब मैंने पठार पढ़ाए थे तो आप लोगों को बता दिया था कि ये दोनों पठार जो है, मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड के पठार में ज्यादा अंतर नहीं है। लगभग ये क्या है? पठार सेम ही है। ठीक है, लगभग ये पठार क्या है? सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे वृक्ष कैसे पाए जाएंगे दोस्तों? तो यहाँ पे वृक्ष पाए जाएंगे वे वृक्ष जिनको पानी की आवश्यकता ना के बराबर होती है। कैसी होती है? ना के बराबर होती है, और उनमें अधिकतर कांटेदार वृक्ष होते हैं, कटीले, झाड़ियां, है ना, इस टाइप के वृक्ष होते हैं। तो देखो बबूल, शीशम, ठीक है, हर्रा डबल हो गया है ना, ठीक है, तो दोनों में आता है। ठीक है, इसमें चलो इसको छोड़ दो, हर्रा छोड़ दो, क्योंकि हर्रा दोनों जगह आ रहा है तो कंफ्यूज, हर्रा को बिल्कुल निकाल दो। ठीक है, दोनों को अपन हटा देते हैं, हर्रा को। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है? बबूल, शीशम, पलाश और कांटेदार। सबसे मेन बात आपको सीधे सिंपल तरीके से क्या याद रखनी है? कांटेदार वृक्ष जो झाड़ियां होती हैं वो कहाँ पे मिलेगी? तो मध्य भारत के पठार में मिलेगी। ठीक है, जब मैं पठार पढ़ा रहा था तब मैंने ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 3 प्रकार हो गए। 3 प्रकार आपके कौन से हो गए? तो ये 3 प्रकार हो गए आपके जलवायु के आधार पर। कौन सा देख लिया अपन ने पोर्शन?
जलवायु के आधार पर अपन ने पोर्शन देख लिया। ठीक है, अगला जो पोर्शन है वो अपन देखते हैं, वो है प्रादेशिक आधार पर। कौन सा है? प्रादेशिक आधार पर। ठीक है, अब इसमें क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन की लगभग बात हो जाएगी। ठीक है, तो विंध्य कैमूर की श्रेणी, पहला कौन सा आता है? विंध्य कैमूर की श्रेणी। तो ये वृक्ष विंध्य कैमूर की श्रेणी में कैसे विरल होते हैं? विरल का मतलब होता है कम, कैसे कम पाए जाते हैं। कम पाए जाएंगे मतलब कौन से हिस्से में पाए जाते हैं? तो दमोह सागर। कौन सा? दमोह सागर वाले हिस्से में पाए जाते हैं। ठीक है, हल्का सा यहाँ पे टीकमगढ़ हो गया आपका, हल्का सा टीकमगढ़ हो गया, और छतरपुर वाला पोर्शन भी जो है हल्का हल्का सा इसमें स्पर्श करता है। पर मुख्यतः पूछा जाए मुख्यतः कहाँ मिलेंगे साहब, तो मुख्यतः मिलेंगे ये दमोह और सागर जिले में। पर फिर भी आपसे ध्यान रखना है कि टीकमगढ़, छतरपुर, इनका हिस्सा हल्का सा क्या होता है? टच होता है, क्योंकि आसपास वाले जिले हैं, आसपास वाले जिले हैं। ऐसा तो है नहीं, इनको तो पता नहीं कि दमोह की सीमा खत्म हो रही है तो अब यहाँ से ये पेड़ नहीं उगेंगे, ऐसा तो है नहीं ना। ठीक है, तो कहाँ मिलेंगे? टीकमगढ़ और छतरपुर में हल्के हल्के से मिल जाएंगे, पर आपसे प्रॉपर पूछा जाए तो कहाँ पे मिलेंगे? दमोह और सागर में। फिर आती है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, मतलब मैंने बताया था नीचे वाला पोर्शन आपका पूरा। ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन आपका पूरा हो जाएगा, सुन देखो आराम से। ठीक है, ऊपर से ये नदी जा रही है, तो ये वाला पोर्शन आपका कौन सा हो गया? सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे इस वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। कैसे पाए जाएंगे? सर्वाधिक, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ना, इस तरीके से पूर्वी भाग में सर्वाधिक, क्योंकि जहां पानी ज्यादा गिरेगा वहां पे कैसे वृक्ष पाए जाएंगे? सर्वाधिक पाए जाएंगे। जहां ज्यादा पानी गिरेगा वहीं तो सर्वाधिक वृक्ष पाए जाएंगे। तो मैंने जब नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र या फिर ये सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि इसके पश्चिम में सामान्य वर्षा, किंतु पूर्व में अधिक वर्षा होती है। किंतु पूर्व में क्या होती है? अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो सतपुड़ा में शिवनी, देखो ये वाला मैंने बताया था, यहाँ पे आ जाएगा आपका छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट, ये तीनों जगह पे कैसे वृक्ष पाए जाएंगे? सतपुड़ा मेकाल श्रेणी वाले वृक्ष आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद मुरैना शिवपुरी वाले, तो यहाँ पे अपनी बात हो चुकी है। देखो वो दोनों लगभग सेम ही है, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते हैं, पर ये लगभग सेम ही है। वो जो तीन पढ़े थे ना अपन ने, उन तीन से ही क्या है? मिलते जुलते हैं। एक क्या है? एवरेज है, ये फर्स्ट वाला अपन ने देखा था। पर्णपाती क्या हो गया? एवरेज हो गया, एवरेज हो गया। अर्ध पर्णपाती वाला क्या हो गया? ज्यादा हो गया, एवरेज से ज्यादा हो गया। और ये क्या कैसा हो गया? शुष्क प्रजाति का हो गया। तो ऐसा ही इसमें है, विंध्य मेकाल क्या हो गया? एवरेज हो गया। सतपुड़ा मेकाल क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और मुरैना शिवपुरी का पठार क्या हो गया? कम हो गया, यानी शुष्क हो गया। तो यहाँ पे कैसे वृक्ष मिलेंगे? तो कटीले झाड़ीदार वृक्ष मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कटीले व झाड़ीदार वृक्ष यहाँ पे मिलेंगे। कहाँ मिलेगा? शिवपुरी, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर वाला हिस्सा है ना, पूरे मध्य भारत के पठार में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ चीज ये तक पूरी क्लियर है क्या? वापस देख लेना, ये जो वन क्षेत्र है आप लोगों को, इस विंध्य कैमूर का क्षेत्र कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आप हल्का सा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे मैप में बनाऊं, चलो मैप कहाँ बनाएंगे इतनी जगह में, उत्तर पूर्व वाले हिस्से में। कैसे? उत्तर पूर्वी वाले हिस्से में आपको एवरेज वर्षा मिलेगी। ठीक है, सागर दमोह आ जाता है इसमें। उसके बाद आप देखोगे सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में, तो यहाँ पे वो वाला हिस्सा जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पे कहाँ पे होती है? शिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, है ना, मंडला, इन वाले इलाकों में ज्यादा बारिश होती है, तो ज्यादा पेड़ भी होंगे। और यहाँ पे क्या है? मुरैना शिवपुरी के पठार में बिल्कुल कम क्या मिलेंगे? वृक्ष मिलेंगे, और मिलेंगे भी सही। तो कैसे मिलेंगे? जो कांटेदार होती है, जिनको पानी की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, दो हो गए अपने। अब तीसरा देखते हैं प्रजाति के आधार पर। क्या देखते हैं अपन? प्रजाति के आधार पर। प्रजाति के आधार पर ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। एक तो अपन को साल वृक्ष देखना है, एक सागौन वृक्ष देखना है, और एक मिश्रित वृक्ष देखने हैं। ठीक है, तो देखना मध्य प्रदेश में साल जो है कितने % एरिया में पाए जाते हैं? तो लगभग 4.5 में, लगभग 4 बोल सकते हैं इसको। तो कितने? 4% भूभाग में पाए जाते हैं। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन वाले क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, अर्ध पर्णवाली वाला क्षेत्र कौन सा आता है? तो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग। सब एक दूसरे से रिलेट है। मध्य प्रदेश का कौन सा आता है? पूर्वी भाग आता है। कौन सा आता है? मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग आएगा। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में जिले देखो कौन से हो जाएंगे? मंडला आ जाएगा, बालाघाट हो जाएगा, उमरिया, सीधी, डिंडोरी, शहडोल, जो
अपन ने अर्धपर्णपाती वाले में देख लिया था। तो वहां पे किस प्रकार के वृक्ष मिलेंगे, तो वहां पे ये चीज क्लियर नहीं की थी कि कौन से मिलेंगे, पर यहाँ पे ये चीज क्लियर हो रही है कि वहां पे सिर्फ साल के वृक्ष जो है ज्यादा मिलेंगे। कितने मिलेंगे साल के वृक्ष? अगर आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साल के वृक्ष कहाँ मिलेंगे, तो अपन आराम से बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भूभाग में, पूर्वी भाग में क्या मिलेंगे, साल के वृक्ष मिलेंगे। कहाँ? साल के वृक्ष मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मिलेंगे। जिले पूछ ले तो पूर्वी जिले देखो आराम से चालू करना, सीधी से चालू करोगे, सीधी, शहडोल, उमरिया, उसके बाद अनूपपुर, उसके बाद डिंडोरी, फिर बालाघाट, है ना, शहडोल, ये सारे जो हैं पूर्वी में आते हैं। मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं, सागौन के वृक्ष देखते हैं। सागौन के वृक्ष अपन देखेंगे तो ये कहां पे मिलेंगे, पर्णपाती, जहां पे क्या होता है, पेड़ अपने सारे जो पत्ते होते हैं वो हटा देता है, ठीक है। तो ये वाला कौन सा हो गया, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, है ना, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, ठीक है। अगर इस कुछ समय के लिए अपन छिंदवाड़ा को अलग हटा देते, क्योंकि यहाँ पे भी मान लेते हैं अपन क्या होती है, थोड़ी ज्यादा वर्षा होती है, तो छिंदवाड़ा को अपन अगर निकाल भी दे तो बैतूल तक ही जाना है। हल्का सा स्पर्श करता है वो, क्योंकि मैंने बताया ना जिले क्या है, पास में है, जिले पास में है। अब जिले पास में होंगे तो थोड़ी बहुत तो सीमा लगी जाएगी, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिल गया था आपको, छिंदवाड़ा लिख गया था, पर इसको छोड़ दो थोड़ा कुछ समय के लिए, ठीक है। तो बैतूल तक ही जाना है आपको, है ना। और ऊपर दमोह, छतरपुर, पन्ना वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा, पर्णपाती। मैंने बताया था ना, पर्णपाती मतलब कौन सा, आपका उत्तर पूर्वी वाला हिस्सा। कौन सा? उत्तर पूर्वी हिस्सा, मतलब एवरेज, क्या एवरेज वर्षा यहाँ पे होती है, ठीक है। ये लगभग जो है 19%, 19 से 20% में ये फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है, 19 से 20% एरिया में ये पूरा पोर्शन क्या है, फैला हुआ है। तो ध्यान रखना, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो वो वाला हिस्सा जो अपन ने पर्णपाती में पढ़ा था, सेम वही है। इसने साफ लिख दिया है कि जहाँ पर्णपाती वन जहाँ होंगे वहां पे क्या मिलेगा आपको, सागौन का वृक्ष ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, सागौन का वृक्ष ज्यादा मिलेगा। इसमें हल्का सा मालवा का पठार भी आ जाता है, पर मालवा का कठार किधर, पूर्वी साइड, पूर्वी साइड वाला। जैसे मान लो ये आपका मालवा का पठार है, तो ये वाला हिस्सा, ना कि ये वाला हिस्सा, है ना, पूर्वी वाला भूभाग, ठीक है। तो कहाँ पे मिलेगा भैया, तो ये मिलेगा पर्णपाती वन जहाँ पे ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे दक्षिणी भागों में या उत्तरी भागों में, उत्तर पूर्वी भागों में ये हल्का सा पोर्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा ना दक्षिणी, तो बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि होशंगाबाद, बैतूल ये कहाँ पे आते हैं, मध्य प्रदेश के दक्षिण में ही तो आते हैं ना। तो कुछ दक्षिणी भागों में, कुछ उत्तर पूर्वी भागों में, और कुछ मालवा के पठार के भागों में भी क्या मिल जाएगा। कितना परसेंट फैला हुआ है, तो 19 से 20% में फैला हुआ है। एमपीपीएससी का भी क्वेश्चन आया था जस्ट लेटेस्ट 2021 में जो पेपर हुआ था जून में, इसमें साफ पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में सागौन के वृक्ष कितने पाए जाते हैं। तो उसने ये परसेंटेज में नहीं पूछा था, उसने पूरा क्या पूछ लिया था, 20%, है ना। इसके 2 क्वेश्चन बने थे, आप यकीन देख लेना पुराने पेपर, इसके 2 क्वेश्चन बने थे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो साल या सागौन, या नहीं ऐसा आया था, मध्य प्रदेश में सागौन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं तो कितने परसेंट पाए जाते हैं, तो 20 में पाए जाते हैं। कितने में, 20% एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अपन को विशेष ध्यान रखना है, कहाँ पे मिलेगा, दक्षिण, पूर्वी, हल्का सा पश्चिम में भी मिल जाएगा। मतलब ये क्या है, थोड़ी थोड़ी जगह फैला हुआ है, इसलिए इसमें ज्यादा जिलों का मेंशन नहीं है, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, मिश्रित वन। बाकी जितना भी हिस्सा है वो कौन सा हो जाएगा, मिश्रित वन में हो जाएगा। मिश्रित वन तो पूरे मध्य प्रदेश में मिलेंगे, मिश्रित वन जो है पूरे मध्य प्रदेश में मिलेंगे, ठीक है। तो मिश्रित वन कहाँ मिलेंगे, मिश्रित पर्णपाती वन, ठीक है, कहाँ मिलेंगे, पर्णपाती वन, ये लगभग पूरे मध्य प्रदेश में आपको मिलेंगे। इसमें मुख्यतः बालाघाट आ जाएगा, बैतूल आ जाएगा, जबलपुर आ जाएगा, सिवनी आ जाएगा, मंडला आ जाएगा, सागर आ जाएगा, भोपाल। अगर आप भोपाल तक आ गए हो तो भोपाल काय पे स्पर्श करता है, लगभग मालवा के पठार में स्पर्श करेगा। तो मतलब मैंने बोला ना, लगभग क्या हो जाएगा आपका, लगभग पूरा मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसीलिए तो ज्यादा बड़ा एरिया में फैला हुआ है। तो लगभग ये 60% एरिया को क्या करता है, कवर करता है। कितने प्रतिशत एरिया को लगभग कवर करेगा, तो मिश्रित वन लगभग 60% को, कितना, लगभग 60% को ये क्या करेगा, कवर करेगा, ठीक है। देख लेना परसेंटेज, ये कितने में फैला है, तो लगभग 4, है ना। इसको 4% में ही गिनेंगे, 415 है तो कोई ज्यादा नहीं है, 4% में। इसको कितने में, तो 20% में। खुद एमपीपीएससी ने पूछा तो अपन कितना याद रखेंगे कि सागौन के वृक्ष जो है 20% में फैले हैं, और मिश्रित का ध्यान रखेंगे लगभग 60%, ठीक है, लगभग 60% में आ जाएगा। वैसे तो लगभग 59% में आएगा ये, पर अपन 58 से 60 के बीच में इसको याद रख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो 59 के लगभग में आपको इसको 59 या 60 जैसा भी याद रह जाए, फिर जब ऑप्शन आएगा तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसका चुनाव कर सकते हो, ठीक है। तो ये
कितना रहेगा, 59 से 60% में आ जाएगा। कितने में आ जाएगा, 59 से 60% में आ जाएगा। ठीक है, 3 देख लिए। ये लास्ट वाला है, क्या है, प्रशासनिक आधार पर। अब सब क्या है, नेचुरली है। देखो कैसे हैं, बिल्कुल नेचुरली है। ये बने हैं, अपन ने इनको क्या कर दिया है, बस सीमाएं निर्धारित कर दी। पर जो आरक्षित वन है ये प्रशासन बनाएगा इसको। कैसे बनाएगा, प्रशासन बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि आरक्षित वन में ही तो नेशनल पार्क बनते हैं। क्या बनते हैं, नेशनल पार्क बनते हैं। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि आरक्षित वन पहले क्या होता है, अभी बता दूंगा। तो आरक्षित वन क्या होता है, वे वन जहां राज्य सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रहते हैं। मतलब ये किसके अधीन आएंगे, तो राज्य सरकार के अधीन आएंगे। किसके अधीन आएंगे, राज्य सरकार के अधीन आएंगे। इन वनों में लकड़ियां एकत्र, यानी लकड़ियां काटना, अपने जितने भी पशु है इनको चराना, ये क्या होता है, बिल्कुल निषेध होता है। क्या होता है, बिल्कुल प्रवेश इसमें निषेध होता है। आप अंदर नहीं जा सकते हो, है ना। घूमने के हिसाब से जाओगे तो बात अलग होती है, पर वो नेशनल पार्क में जाते हैं तो आप इनमें बिल्कुल प्रवेश नहीं ले सकते हो। ठीक है, मतलब क्या, सीधी बात क्या है, तो शासन का क्या होता है, कठोर नियंत्रण होता है। कैसा होता है, शासन का कठोर नियंत्रण होता है। कैसा होगा, शासन का कठोर नियंत्रण होता है। ठीक है, तो आगे मैं बात करूंगा, ये लगभग जो है मध्य प्रदेश के कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 61,886, कितना, 61,886 वर्ग यानी किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है एरिया। और इन्हीं में क्या बनाए जाते हैं, आरक्षित वन पाए जाते हैं। और परसेंटेज में आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल 65 याद रख लेना, बिल्कुल 65 याद रख लेना, टेंशन मत लेना, आपको पूरा याद रखना है। कितना याद रख लोगे आप, 65 रख लोगे। और विशेष एक बात क्या ध्यान रखना है कि ऐसे ही वनों में नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। ऐसे ही वनों में क्या बनाए जाते हैं, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल पार्क किस प्रकार के वनों में बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाएंगे आरक्षित वनों में। मध्य प्रदेश में आरक्षित वन कितने प्रतिशत भूभाग में फैले हैं, तो लगभग 65%। कितने में, 65%। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। संरक्षित वन, संरक्षित वन जो है आरक्षित वन का छोटा रूप होता है। कैसा होगा, छोटा रूप होगा। इस वन में देखना, ये भी किसके अधीन आएंगे, राज्य सरकार के अधीन आएंगे। किसके अधीन आएंगे, राज्य सरकार के अधीन आए। इसमें भी क्या आता है, पूर्णतः नियंत्रण रहता है। क्या रहता है, पूर्णतः नियंत्रण रहता है। परंतु स्थानीय लोग ईंधन के लिए, सुनना, वैसे भी इसमें क्या रहेगा, राज्य सरकार के अधीन रहेगा और ये भी पूर्णतः नियंत्रित रहता है। पर स्थानीय लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने ईंधन के लिए लकड़ी का एकत्र कर सकते हैं, अपने मवेशी भी चरा सकते हैं। उसमें क्या था, बिल्कुल एंट्री नहीं कर सकते हो आप। लकड़ी वकड़ी काटना तो बहुत दूर की बात है, आप बिल्कुल एंट्री भी नहीं कर सकते। और इसमें क्या है कि स्थानीय लोग क्या कर सकते हैं, लकड़ी एकत्र, यानी लकड़ी काट सकते हैं, एकत्र कर सकते हैं, अपने मवेशी क्या कर सकते हैं, चरा सकते हैं। पर किस बेस पे, अनुमति लेके। क्या, अनुमति लेके आप ये सब काम कर सकते हो, पर उसमें तो बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। आरक्षित वन में तो बिल्कुल रिजर्व, है ना, रिजर्व वन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये कितने में फैले हैं, लगभग 31,000 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर में फैले हैं। और इसका आपको क्या याद रखना है कि ये लगभग 33% हिस्से में फैला हुआ है। ठीक है, क्या होता है, सुनना, दोनों में अंतर, संरक्षित और आरक्षित में। संरक्षित क्या होता है, राज्य सरकार का नियंत्रण होगा, आरक्षित में भी सेम है। इसमें भी पूर्णतः नियंत्रण होगा, तो आरक्षित में भी सेम है। परंतु स्थानीय लोग यहाँ ईंधन के लिए लकड़ी एकत्र करना, वो मवेशी चरा सकते हैं। पर आरक्षित में क्या है, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर सकते। संरक्षित में जो चीज कर सकते हैं वो आरक्षित में बिल्कुल नहीं कर सकते, अनुमति लेके भी संभव नहीं है। ठीक है, कितने में फैला है, तो लगभग 31,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और परसेंटेज में पूछा जाए तो 33%, में पूछा जाए तो कितना, 33% में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं मैं अवर्गीकृत वन। कैसे, अवर्गीकृत वन ये मात्र 2% में फैले हैं। कितने में, मात्र 2% में। ये जो है अवर्गीकृत वन क्षेत्र में वृक्षों को काटना तथा मवेशियों को चराना पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह राज्य में लगभग 1705 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मतलब आप समझो ना, आपके आसपास भी छोटा जंगल होगा, है ना, तो वो कौन सा आ जाता है, अवर्गीकृत वन आ जाता है। वहां पे आपको पता है लोग भैंसे वैसे आराम से मस्त चरा रहे हैं, उनकी लकड़ी की आवश्यकता होती है तो वो काट लेते हैं। यानी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। कठोर तो दूर की बात है, सरकार का ऐसा लिख सकते हैं, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे कैसा होगा, सरकार का नियंत्रण
कम अपेक्षाकृत क्या होता है, कम कठोर मतलब लचीला होता है यहाँ पे। और वहाँ पे कैसा होगा तो एकदम कठोर होगा, यहाँ पे कैसा होगा तो कठोर नियंत्रण, यहाँ पे थोड़ा सा लचीला क्योंकि चेंजेस कर सकते हैं इसमें, और यहाँ तो कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, तो क्या याद रखना है 65 फर्स्ट वाला, संरक्षित 33 और अवर्गीकृत कितना तो 2% में। आप पूरा टोटल में निकालोगे तो 100% हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वर्ग किलोमीटर है ना, इनको भी अगर आप जोड़ लेते हो, इनको आप जोड़ लेते हो, जैसे 1705 हो गया, 3000 हो गया, ये 3100 वाला हो गया और 61,000 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका, मैंने बता दिया था कि नहीं बताया था, 94,690 में फैला हुआ है, नहीं बताया था शायद। तो ये जो वन जो है मध्य प्रदेश में 94,690 किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए हैं। इन्हीं के टुकड़े अपन ने प्रशासनिक आधार पर कर दिए थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे अब कुछ स्पेशल जो वृक्ष अपने यहाँ पाए जाते हैं जिनका साइंटिफिक नाम क्या है तो भिलावा वृक्ष। कौन सा वृक्ष होता है, भिलावा वृक्ष होता है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है तो सेमेकेपर्स, क्या है सेमेकेपर्स एनाकॉन्ड्रियम। ठीक है, इसका ध्यान रखना, सेमेकेपर्स एनाकॉन्ड्रियम। इसको क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में तो भिलावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भिलावा वृक्ष। कहाँ पाया जाएगा तो छिंदवाड़ा जिले में जो है सर्वाधिक पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, जो छिंदवाड़ा जो जिला है वहाँ पे सर्वाधिक वृक्ष पाया जाता है। तो ये किस काम में आता है तो ये शाही बनाने के काम में आता है। क्या, शाही सबसे ज़्यादा जो काम में आएगा शाही बनाने के लिए काम में आएगा। फिर इससे पेंट भी बना सकते हो, औषधि भी बना सकते हो। औषधि काय में काम आती है, उपचार में, है ना, मनुष्यों के उपचार में। ठीक है, तो ये मुख्यतः कहाँ मिलेगा तो छिंदवाड़ा जिले में मिलेगा। इससे मेन क्या बनती है तो शाही बनती है। मेन क्या बनती है, शाही बनती है। उसके बाद बांस, बांस का तो अपन ने पता ही है, जहाँ पे ज़्यादा पानी गिरेगा वहीं पे मिलेगा बांस। तो बाम्बू सोइड, क्या बोलते हैं इसको, बाम्बू सोइड, बाम्बू सोइड इसको बोलते हैं। बांस को सिमिलर नाम है, इसमें याद करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बांस बाम्बू सोइड, बांस बाम्बू सोइड। ठीक है, तो इसमें देखना ये प्रदेश में कहाँ मिलेंगे तो वहाँ मिलेंगे साहब जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी। बांस वहीं पे उगते हैं जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। तो देखो पूर्वी हिस्सा शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, खंडवा, होशंगाबाद, यानी मध्य प्रदेश के इस वाले हिस्से में क्या मिलता है, इस वाले हिस्से में क्या मिलेगा आपको, बांस मिलेगा। प्रतिवर्ष कितना उत्पादन अपन कर देते हैं मध्य प्रदेश तो 50 लाख टन। कितना कर देते हैं 50 लाख टन। कहाँ मिलेगा सबसे ज़्यादा तो शहडोल, उमरिया, यानी मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में। कौन से में, उत्तर पूर्वी भाग में। उत्तर पूर्वी भी है, उत्तर दक्षिणी भी है, दोनों में आ जाएगा, या दक्षिण पूर्वी भाग भी है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पे ये वाला पूरा पोर्शन मैंने आपको सीधा बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता से क्या होता है भैया, तेंदुपत्ता से होता है बीड़ी बनाना। क्या होता है, बीड़ी बनाना। तो तेंदुपत्ता का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, डायोस्पायरस मेलेनॉक्साइलॉन, मैंने है ना, डिफिकल्ट होते हैं ये, थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो तेंदुपत्ता को क्या बोलते हैं, डायोस्पायरस मेलेनॉक्साइलॉन। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा भैया तो देखो इसका उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में प्रथम है। मतलब ये तो आपसे लगभग आईएमपी क्वेश्चन हो गया साहब, ये तो लगभग आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसका काम काय में होता है तो ये इसका काम होता है बीड़ी उत्पादन में, है ना, बीड़ी बनती है इनकी, बीड़ी उत्पादन देखी होगी, बीड़ी है ना, बीड़ी उत्पादन में बनती है। कहाँ पे तो आप जब सागर में चले जाओगे, सागर के आसपास दमोह आ जाता है, टीकमगढ़ आ जाता है, जब आप इनके आसपास चले जाओगे ना तो आपको अधिकतर लोग जो है कुटीर उद्योग में बनाते हुए क्या मिलेंगे, बीड़ी बनाते हुए। कितना, बीड़ी बनाते हुए। ठीक है, और देश का लगभग 25% अपन कवर करते हैं। कितना, 25% जो है उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। तेंदुपत्ता का अपन ने राष्ट्रीयकरण भी कर लिया था। क्या कर लिया था, राष्ट्रीयकरण कर लिया था 1964 में। क्या कर लिया था, राष्ट्रीयकरण कर लिया था। ठीक है, बाकी ज़्यादा लोड नहीं देना, काय के लिए है तो बीड़ी उत्पादन में बनता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है और भारत में लगभग 25% का हिस्सा अपन मध्य प्रदेश वाले उगाते हैं। ठीक है, फिर हर्रे की बात कर लेंगे। हर्रा क्या है, टर्मिनेलिया चेबुला, टर्मिनेलिया चेबुला, इसका क्या है साइंटिफिक नाम हो जाएगा। और अपन हिंदी में शुद्ध क्या बोलेंगे, हर्रा। कितना इजी है, हर बोलना है, हर्रा। और यहीं पे देखो टर्मिनेलिया चेबुला, कितना हार्ड हो जाता है, पर क्या करें, याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर्रा से क्या होता है तो इससे मुख्यतः देखना औषधि बनती है। इससे क्या बनती है, औषधि बनती है। ठीक है, चर्म शोधन के लिए क्या बनेगी, औषधि बनेगी। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, छिंदवाड़ा
बालाघाट, मंडला, शिवपुरी, शहडोल। कहाँ मिलेगा, ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा, तो इन 3 जिलों में, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला। ठीक है, कुछ हिस्सा थोड़ा सा शिवपुरी में मिलता है, शहडोल में भी मिलता है। ठीक है, आगे बात करूंगा खेर। क्या होता है खेर? खेर का नाम क्या है? अक्सिया कटेचू। क्या है इसका साइंटिफिक नाम? अक्सिया कटेचू, है ना। तो देखना, ये मध्य प्रदेश में खेर वृक्ष शिवपुरी, पहले देख लो कहाँ मिलता है, शिवपुरी, मुरैना, जबलपुर, उमरिया। आपने एक चीज़ नोटिस करी क्या कि अधिकतर जो पेड़ हैं वो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मिलेंगे, है ना। बाकी जगह भी मिलेंगे पर पूर्वी भाग में सर्वाधिक मिलेंगे। नहीं भी याद रहता तो अधिकतर आपको क्या मार के आना है, पूर्वी वाला हिस्सा। आपको जैसे मानचक भूल जाते हैं तो अपन को तुक्के के रूप में भी क्या मानना है, पूर्वी वाला हिस्सा। तो तुक्का भी अपन ने बिल्कुल आंखें बंद करके थोड़ी लगाया, सेंस लिया अपन ने, सेंस, ये चीजें पढ़ रहे हैं तो सेंस मिल रहा है कि अधिकतर क्या हो रहा है, पूर्वी हिस्सा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इससे क्या बनता है, खेर से कत्था बनता है। कत्था समझते हो, पान पे जो लगता है ना, पान पे लगने वाला कत्था काय से बनता है, तो खेर के पेड़ से बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके लिए जो फैक्ट्री है वो शिवपुरी में भी एक फैक्ट्री है, कारखाना है, और बामनोर में भी है। कहाँ पे है? शिवपुरी में भी है और बानमोर में भी है। ठीक है, इस आगे चलते हैं। लाख क्या होता है? टेकार्डिया लेका। टेकार्डिया लेका, देखो सीधी सिंपल बात है। तो लाख का ये कीट होता है। क्या होता है? कीट होता है। तो कीट की लार निकलती है, स्त्राव, है ना, उसकी लार निकलती है, उससे क्या बनेगा, लाख बनता है। लाख से मेन क्या बनती है, तो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। लाख से क्या बनाई जाती है? चूड़ियाँ। राजस्थानी चूड़ियाँ आपने देखी होगी ना। तो लाख से मुख्य काम क्या होता है, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, ये आपको कौन सी है, जो मादा लाख कीट है ना, जो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि स्त्राव से निर्मित है। प्रदेश में ये शहडोल, मंडला, डिंडोरी, दमोह, सागर जिलों में मिलता है। अधिकतर क्या है, मिलता है। ठीक है, ये पलास, बेरी, कुमकुम, अरहर आदि के वृक्षों पर इनकी खेती की जा सकती है। ठीक है, मतलब इनको छोड़ देंगे, कीट ही तो है, कीट छोड़ देंगे तो वो स्त्राव करेंगे लार का, तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा लाख, और वहां से धीरे धीरे करके अपन इकट्ठा कर लेंगे, फिर आगे चल के और आगे बढ़ाएंगे तो वो चूड़िया बनाएगा तो अमेजोन पे जाएगी। देखा होगा ना एडवर्टाइजमेंट, तो अमेजोन से अपन खरीद लेंगे, अच्छी लगेगी तो। ठीक है, तो देखना, लाख के उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो लाख के उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरा स्थान है। और उमरिया, कहाँ पे इसकी फैक्ट्री है, कहाँ पे बनती है, तो उमरिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट आपका बचा है महुआ अपन लोगों ने सुना होगा, मालवा के लोगों ने तो अधिकतर सुना होगा, है ना। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? मधुका लॉन्गिफोलिया। क्या है? मधुका लॉन्गिफोलिया। इससे क्या बनता है, तो महुए से शराब बनाई जाती है। मेन तो क्या बनती है, शराब बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? महुए से शराब। महुए को सड़ा देते हैं, पूरी प्रोसेस रहती है। तो ये कहाँ मिलेगा अधिकतर? ये अधिकतर मालवा के क्षेत्र में मिलेगा, अलीराजपुर, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, है ना। मैंने ये तो पूर्वी हिस्सा तो बिल्कुल याद रखना ही है सर अपन को, पूर्वी हिस्सा तो बिल्कुल नहीं भूलना, चाहे कोई भी पेड़ हो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। पानी ज़्यादा गिर रहा है तो बिल्कुल वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, महुआ का उत्पादन करते हैं। इससे औषधि बनाता है, तेल बनता है, औषधि बनता है, तेल बनता है, और मेन क्या बनता है, अल्कोहल इसका पूछा जाता है। सुना होगा ना, महुए की शराब या कच्ची शराब पीने से बहुत लोग मृत हो गए या बीमार हो गए, तो वो काय से बनती है, वो महुए से बनती है। काय से बनती है? महुए से बनती है। ठीक है, आई होप आप सभी, ये हो गया अपना। ठीक है, ये पूरा एंड हो गया। आगे अपन क्या पढ़ेंगे, नेशनल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मेरा लास्ट वाला डायलॉग आप लोगों को, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा पढ़ने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पढ़ते रहिए आराम से, हंसते खेलते। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।